हेलो बच्चों, क्या हालचाल। चलिए, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। वो एक्चुअल में आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, तो जिसकी वजह से कल हम क्लास नहीं ले पाए। आज थोड़ा आराम है, अभी पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम क्लास कंटिन्यू रखेंगे। पढ़ाई का लॉस बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो है वो हमारा अब जो लेक्चर शुरू करने वाले हैं वो 10th क्लास का लेक्चर नंबर 4 केमिस्ट्री का करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। पहला चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी का, और उस चैप्टर के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं, अलग अलग तरह से। एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, कौन कौन से सिम्बल्स हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी तक हम देखें। उसके अलावा आपके थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, आपके फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ये भी हम देख चुके थे। अब जो है हम शुरू करने वाले हैं अपना के केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है। क्या शुरू करने वाले हैं? शुरू करने वाले हैं हम कि केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हालांकि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पहले हिट एंड ट्रायल मेथड जो हमारा एनसीईआरटी में है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में जो ट्रिक, हम एक ट्रिक बताऊंगा आपसे, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पे मतलब प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा सा समझने में कि कैसे करना है। फिर उसके बाद में एक और ट्रिक आपको बताने वाले हैं हम, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि रिएक्शन एक्चुअल में बैलेंस किस तरह की जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। अब अगला लेट अस सपोज जो हमारा एनसीईआरटी के अंदर हमारी एक केमिकल रिएक्शंस है जिसका नाम क्या है, उस केमिकल रिएक्शंस को लिख दे रहा हूँ मैं। Fe plus H2O gives us Fe3O4 प्लस H2। ये हमारी केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर है, जिसे बैलेंस करके दिखा रखी है, और इसी केमिकल रिएक्शन को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बैलेंस करनी है। आई बात समझ में? चलिए तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि हम इन केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे कैसे। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन हम बैलेंस करते क्यों हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसी चीज की वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट साइड में है, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, ये जो आपके रिएक्टेंट होते हैं, इस साइड का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, होना चाहिए, होना चाहिए। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी को फुलफिल करने के लिए, इसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले कुछ एक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है। तो मैं आपको सबसे बढ़िया करके और बड़ा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, जैसे आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन को स्केलेटल फॉर्म में लिखना है। मतलब ये आपको कोई भी इक्वेशन मिलेगी, और इस केमिकल रिएक्शन को मैं इधर लिख दे रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। चलो मैं यहीं के ही इस्तेमाल कर लेता हूँ उसे। ये हमारी जो केमिकल रिएक्शन है ये रही। सबसे पहला काम आपको क्या है? सबसे पहला काम है कि इनको आपको बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है? बॉक्स में बंद कर देना है। पहला रूल यही है। इन सभी के चारों तरफ एक बॉक्स बना देंगे हम। इन बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज करने वाले नहीं है। तो रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी सर? रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम कुछ नंबर को इंट्रोड्यूस कराएंगे, होल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, ठीक है, उन्हें हम इनके बाहर यूज करेंगे। इसके अंदर हमें कुछ चेंज नहीं करना है। आई बात समझ में भाई? ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन अगर हमें यहाँ 2 करने, 2 की जगह 4 हाइड्रोजन बनाने, तो हम इसे H2 की जगह फिर बाद में H4 बना देंगे। नहीं, अगर हमें इसे 4 हाइड्रोजन बनाने होंगे तो इस H2 को ऐसे का ऐसे ही रखना होगा। तो हमें 2 का नंबर यहाँ इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो 2 to the 4, इस तरह से वो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आई बात समझ में? सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको केमिकल रिएक्शन लिखकर उसके चारों तरफ क्या बना देने हैं? बॉक्स बना देने हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। आई बात समझ में? क्लियर है बात? ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये हो गया कि अब आप रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट की साइड पे, रिएक्टेंट के साइड पे और प्रोडक्ट के साइड पे दोनों में एलिमेंट नंबर देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपने बना लिया, ये तो हो गया आपका, ठीक है, ये आपका एलिमेंट आ गया इधर, ठीक है। एलिमेंट किस साइड में? रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। और ये आ गया किस साइड में? प्रोडक्ट साइड में। चलिए एलिमेंट कौन कौन सा है इधर?
नंबर की बात कर रहा है, इधर तो एलिमेंट का नाम लिखेंगे, एलिमेंट का इधर तो हम नाम लिखेंगे, एलिमेंट का नेम क्या है, और इधर हम रिएक्टेंट साइड पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, और प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हमारे पास में आयरन है, उसके अलावा ये Fe मतलब आयरन है, उसके अलावा हाइड्रोजन है यहाँ पर, और उसके अलावा तीसरे नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन है। ये आपके सामने हो गया। ठीक है, अच्छा रिएक्टेंट साइड में, यानी इस साइड में, ये साइड क्या होगा रिएक्टेंट की, ये साइड क्या होगी प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट साइड में आयरन के कितने नंबर ऑफ एटम है, एक ही एटम है भैया। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने, देखो Fe3 है, मतलब यहाँ पर आयरन के 3 हैं। ठीक है, उसके अलावा रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2 हैं, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर भी 2 हैं। उसके अलावा रिएक्टेंट साइड पे आपके ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। तो ये आपको बेसिक सबसे पहला क्लासिफिकेशन बोल रहा हूँ सॉरी, में सबसे पहले स्टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको लेकर आना है। सबसे पहले आपको एक स्केलेटल लिखना है, स्केलेटल ही बोलते हैं इसे। बेसिक इक्वेशन को लिखेंगे, उसको बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। दूसरा स्टेप ये होगा कि आप एलिमेंट का नेम, रिएक्टेंट में उसके एटम कितने हैं, और प्रोडक्ट साइड में उसके एटम कितने हैं, इसकी टेबल बनाएंगे। तीसरा रूल ये होगा कि जो केमिकल रिएक्शन आपने इसमें लिखी है, उसमें सबसे पहले आप जिस भी प्रोडक्ट, जिसका भी नंबर मैक्सिमम देखने मिल रहा है, इस पूरी टेबल में जो भी नंबर आपको जिस एटम का भी मैक्सिमम दिख रहा है, उस नंबर को उसके मल्टीप्लाई कर कर हम उसे इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। बात समझिए क्या क्या है, यहाँ पर 4 है मैक्सिमम नंबर, 1 3 2 2 1 4। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये 4 किसका है, ऑक्सीजन का है। अब रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 है, तो मैक्सिमम नंबर से उस एटम को बैलेंस कर देंगे हम। इसका मतलब ये हुआ कि चलिए मैं रिएक्शन ये इसे इधर लिख रहा हूँ। अब Fe ये बॉक्स में बंद कर दिया, प्लस H2O ये भी बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ये एरो का निशान है जिसे हम गिव्स अस बोलते हैं या टू गिव बोलते हैं। Fe3O4 इसे भी बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, और उसके अलावा H2 इसे भी हमने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि ऑक्सीजन का नंबर कितने हैं, 4, किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में। तो ऑक्सीजन का नंबर जो मैक्सिमम नंबर आपको दे रखा, उसे दोनों साइड बैलेंस करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट यानी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन के, 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने, 4 है। तो रिएक्टेंट साइड में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ऑक्सीजन इधर भी 4 और इधर भी 4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप ये रहा कि रिएक्शन को बेसिक इस फॉर्म में लिखेंगे, दूसरे में ये है, और लिखने के बाद में इसके ऊपर बॉक्स बनाएंगे, दूसरे में एक टेबल तैयार करेंगे। और आपको क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं, आपको क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपको इसी मेथड पे बेस्ड करना होगा। ठीक है, उसके बाद में ये एक टेबल बनाएंगे कि रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है, आपके प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है, फिर जिसका नंबर, जिस एटम का नंबर मैक्सिमम होगा तीसरे स्टेप में, उसको बैलेंस करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, अब इधर देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके अलावा इससे कम नंबर अब किसका है, इससे कम नंबर अब हो गया आयरन का। आयरन के इधर प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3 है, रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया, 1 हो गया। अब इधर आयरन को भी बैलेंस करना है, यानी सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलें तो बेटर रहेगा। सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया। उसके बाद में सब कम किसका है, उसके बाद में कम आयरन का है। आयरन के एटम प्रोडक्ट साइड पे 3 है, Fe3 है, जबकि आयरन के एटम रिएक्टेंट साइड में केवल 1 ही है। ठीक है, तो अब हम आयरन के आगे क्या लगा देंगे, आयरन के आगे लगा देंगे हम 3 लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, तो यानी अब देखो 3 आयरन इधर हो गए आपके, 3 ही आयरन इधर हो गए, 3 Fe मॉलिक्यूल इधर, 3 Fe इधर, इधर आपके ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, यानी आपके ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और आपका क्या, ये आयरन भी बैलेंस हो गया। अब तीसरी चीज क्या बचती है, हाइड्रोजन की है आपके। अब नॉर्मली इस केमिकल रिएक्शन में जिधर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ रिएक्टेंट इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, लेकिन यहां तक आने के बाद में आप देखोगे यहां पर हाइड्रोजन हो गई 4 दूनी 8 भैया, H2 तो है ही है, और 4 ये 4 2 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गई, जबकि यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो बस 2 ही है। तो अगर मैं इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे और इधर भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, उसके लास्ट वाले में मतलब आपको क्या है, 4 लगाकर यहाँ पर बैलेंस कर देना है। ठीक है, अब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, इधर 3 आयरन हो गए, 3 ही आयरन हो गए, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई है। अब रिएक्शन आपकी पूरी तरह बैलेंस्ड हो चुकी है। आई बात समझ में, ये था आपका। दोबारा समझिए, सबसे पहले आप रिएक्शन को बेसिक फॉर्म में लिखेंगे, उसका इक्वेशन फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में आपको जिसका एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पर प्रोडक्ट साइड की टेबल बनाएंगे। ठीक है, उस टेबल में जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे, फिर
उससे कम को, फिर इससे कम को, इसी तरह करके सबसे पहले आपको वही बैलेंस करना है जिसका नंबर पूरी टेबल में सबसे ज्यादा देखने मिल रहा है, उसको दोनों साइड आपको बैलेंस करना होगा। उसके बाद में जो उससे कम है फिर उससे कम है, इस तरह से हम बैलेंस करेंगे, धीरे धीरे इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब ये हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। इस केमिकल रिएक्शन को अब हमारा लिखने का तरीका, हम रिजल्टेंट फाइनल रिएक्शन लिखेंगे कैसे, इस तरह लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O गिव्स अस, और लास्ट स्टेप में ये आप बॉक्स हटा देना, ठीक है, Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारी पूरी की पूरी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन तैयार हो गई, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होगी। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो एरो लिखा है आपका, ये जो एरो है ना, एरो, इस एरो के ऊपर आपको टेम्परेचर, कैटलिस्ट की इस तरह की कंडीशन देखने मिलेगी। उसके अलावा इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप इन अलग अलग एटम की फेज भी लिख सकते हैं कि कौन सा किस फेज में यहाँ पर काम करता है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन है आपकी, ठीक है, उस एनसीईआरटी के अंदर जो लाइन है आपकी वो है कि यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूड इन ए केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। इसका मतलब ये हुआ कि यूजुअली वर्ड लगाया एनसीईआरटी ने। यूजुअली का मतलब ये है कि नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में जो है आपको फिजिकल स्टेट को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, कब तक, जब तक कि आप उसे स्पेसिफिकली आपसे पूछा ना जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, अगर पॉसिबल, जितना ज्यादा पॉसिबल होगा उसे आप स्पेसिफाई करके उसे उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाकर लिखेंगे, चाहे वो कैटलिस्ट की कंडीशन हो, चाहे वो टेम्परेचर की कंडीशन हो, चाहे वो फेज की कंडीशन हो। क्लियर है बात यहां तक के? चलिए, तो ये तो हमारी केमिकल रिएक्शन है जिसे हमने क्या कर ली, जिसे हमने बैलेंस कर ली। अब इसके लिए मैं आगे चलता हूं, आपको उसके अलावा आपको जो है वो ट्रिक बताता हूं इसकी, कि इससे आगे हम इस काम को कैसे करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं भैया। तो ये तो थी हमारी केमिकल रिएक्शन के जिसे हमें बैलेंस करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसे हमने देख लिया कि हमने इसे बैलेंस कैसे करना है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद में जो मैं आगे चलने वाला हूं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम ट्रिक्स। बैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिखने की ट्रिक क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने वाले, देखो अगर आपको क्वेश्चन में, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करिए, तब आप ये वाला हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, इसे जो मैंने अभी आपको कराया, कि सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, उसे बॉक्स में बंद करेंगे, उसकी टेबल बनाएंगे, देखेंगे कौन सा आइटम सबसे ज्यादा है, उसको दोनों साइड बैलेंस करेंगे, उसके बाद उसके कम वालों को धीरे धीरे सबको बैलेंस करेंगे। लास्ट में जो एरो के ऊपर जो इस कैटलिस्ट वगैरह की कंडीशन होगी, टेम्परेचर की कंडीशन है, उसे भी मेंशन करेंगे, और उनकी जो फेज है वो भी मेंशन करेंगे। ये चीजें क्या होती हैं, चीजें होती हैं आपके हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसे, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप कर रहे हो और चेक कर रहे हो, कर रहे हो और चेक कर रहे हो, हिट कर रहे हो, ट्रायल मतलब उसके बाद चेक कर रहे हो, ट्रायल ले रहे हो कि हाँ ठीक है हमारा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। ये भी कुछ कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड जैसे है, लेकिन इसके प्रोपेगेंडा थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस तरह की ट्रिक केमिकल रिएक्शन से, ये ट्रिक केवल आपको अदरवाइज, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए बोल रहा है, तब आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक के दौरान या कोई चीज एक्सप्लेन करते दौरान बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो उस टाइम पे तो आप ये पूरे के पूरे 6-7 स्टेप लगा के रिएक्शन बैलेंस करने से रहे, टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। अब उसी चीज से बचाने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, उसी चीज से बचाने के लिए, उससे हमारा टाइम सेव हो सके, और ये आपको मेथड आना चाहिए। मेथड आपको 12th तक के काम देगा। कंपटीशन में डॉक्टर नीट के एग्जामिनेशन जब आप दोगे, IIT के एग्जाम दोगे, वहां पर भी ये मेथड आपको काम देने वाला है। तो इस मेथड को ध्यान से देखिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, सबसे पहले आप उसके अंदर एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके ऑक्सीजन को लिखेंगे, और फिर उसके बाद में हाइड्रोजन को लिखेंगे। सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो नॉन मेटल हो गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, और मेटल को छोड़कर जो भी चीज आती है वो सब नॉन मेटल के अंदर रख देना है आपको। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, तो अब यही केमिकल रिएक्शन है जो हमारे पास में अभी थी। जस्ट अब हम इसे देखते हैं कि ये क्या है। Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। ये हमारे पास में केमिकल रिएक्शन आ गई। अब सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मेटल कौन सा है। मेटल क्या है, इसमें मेटल है सबसे पहले आपका आयरन आ गया, Fe आ गया। नॉन मेटल है क्या कोई? नहीं है। ऑक्सीजन है यहाँ पर, और ऑक्सीजन के बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है। मेटल बैलेंस कर दो। आयरन इधर कितने हैं, इधर 3 है, तो आयरन इधर कितने कर दिया। अगले स्टेप में रिएक्शन लिखेंगे आप 3Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। अब ये केमिकल रिएक्शन यहाँ तक बैलेंस हो गई, मतलब आपने क्या कर दिया, आपने मेटल बैलेंस कर दिया।
ठीक है। अगला नंबर आता है ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। ऑक्सीजन देखो बैलेंस करके इधर ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 ही है, तो अगले स्टेप में अगली रिएक्शन में देखो वो रिएक्शन से अब हम इस रिएक्शन पे आ गए, तो अब हम उस रिएक्शन को नहीं देखने गए, अब हम इस रिएक्शन को देखेंगे जो हमने लेटेस्ट अभी बनाई है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है, तो क्या करेंगे अगले स्टेप में इधर ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर देंगे। ये क्या आ गई 4H2O गिव्स अस Fe3O4 और प्लस H2 आ गई, ठीक है। यानी अब यहाँ पर देखो 3, और देखो जैसे ही ऑक्सीजन आपने बैलेंस कर दी, जैसे आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर दी, तो आपको एक बार फिर जो आपने पिछले में जो भी बैलेंस किया है आपने उसको फिर दोबारा चेक करेंगे। ऑक्सीजन तो इधर आपने 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस करने के दौरान किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो या कोई चीज ना छूट जाए, इसी चीज के लिए आपको दोबारा पिछले वाले स्टेप पे जाना होगा और देखना होगा, क्या देखना होगा कि आपने पिछले स्टेप में मेटल को बैलेंस किया था, क्या ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद अब भी मेटल जो है वो बैलेंस है। आपको क्या देखना है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद जो पहले आपने बैलेंस किया था मेटल या नॉन मेटल, वे अभी भी बैलेंस है नहीं है, तो उस चीज को चेक करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद में यहाँ 3 Fe है और Fe भी 3 है, मतलब मेटल ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तक का प्रोसेस आपका क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट बचता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4 दूनी 8, इधर कितने हैं 2, तो इधर कितने लगा देंगे, इधर लगा देंगे भैया, ये H2 है तो इधर कितना लगा देंगे 4। तो ये क्या होगा, ये आपकी फाइनल केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। देखो ये रिएक्शन थी क्या, थी या नहीं थी। चलिए उसके अलावा हम आपको और एक केमिकल रिएक्शन और बताते हैं। देखो मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर हम वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन क्या है हमारी, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसे मैग्नीशियम नाइट्राइड बोलते हैं, इसे वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और अमोनिया NH3 ये निकलेगा। अच्छा इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा इस सिंबल का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर को जा रहा है इस तरह से, इसका मतलब ये हुआ कि ये अमोनिया गैस बन के बाहर निकल गया, ठीक है। स्टेप वो ये, सबसे पहले आपको क्या निकलेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर मेटल ढूंढने हैं। अच्छा बताओ मेटल कौन कौन से मेटल, यहाँ पर एक तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ही है ना, क्या और भी कोई मेटल है क्या, नहीं है, MgOH होल ट्वाइस। उसके बाद में नॉन मेटल देखेंगे आप, नॉन मेटल कौन सा है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, और तो कोई नहीं है, नहीं जी और कोई नहीं है जी। उसके बाद में देखेंगे आप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है बिल्कुल है। उसके बाद में आप देखेंगे हाइड्रोजन बिल्कुल है जी, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है। तो मेटल को बैलेंस करने के लिए इधर कितने मेटल हैं, मेटल क्या है आपका मैग्नीशियम, इधर कितने हैं 3 मैग्नीशियम, इधर कितना है केवल 1 ही मैग्नीशियम, ये OH होल ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, मैग्नीशियम 1 ही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब होगा क्या, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करिए, यानी आपकी रिएक्शन ये आई कि Mg3N2 प्लस H2O गिव्स अस MgOH होल ट्वाइस। ये तो आपकी बेसिक रिएक्शन हो गई, अमोनिया गैस बाहर निकली, आपकी बेसिक रिएक्शन हो गई। लेकिन इधर मैग्नीशियम 3 है, इधर 1 है, तो इधर क्या लगा देंगे, इधर 3 लगा देंगे, ठीक है। क्या मैग्नीशियम और मेटल बैलेंस हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके। लो भैया इस पर टिक का निशान लगा दो। उसके बाद में अगले स्टेप में आप नॉन मेटल यानी नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। अच्छा नाइट्रोजन इधर कितने, 2 नाइट्रोजन है, इधर कितना 1 नाइट्रोजन है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नाइट्रोजन पूरा हो जाएंगे। देखो एक बार में केवल एक ही चीज पर फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा, एक बार में एक ही चीज पर फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज क्लैश हो जाएगा सब कुछ मामला, ठीक है। अगर आप सोचो सर यहाँ पर आप नाइट्रोजन 2 कर दिया हमने, यहाँ पर हाइड्रोजन तो 6 हो गई, ऐसे कैसे हो जाएगा, वो बाद की चीज़ है। हो सकता है यहाँ पर बैलेंस हो, लेकिन बाद की चीज़ है। हमने सीक्वेंस यही फॉलो करना, पहले मेटल बैलेंस करेंगे और कुछ नहीं देखने का, दोबारा में जब नॉन मेटल बैलेंस करेंगे तो और कुछ नहीं देखने का। लेकिन नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद हम पिछले स्टेप जरूर चेक करेंगे, कहीं नॉन मेटल को बैलेंस करते टाइम उसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ गया है। आई बात समझ में। चलिए तो अगला स्टेप यही रहा, अगला स्टेप ये रहा हमारा कि Mg3 2 नाइट्रोजन है इधर, N2 प्लस H2O गिव्स अस 3 MgOH होल ट्वाइस, ये तो है, तो इधर क्या लगा दो, नाइट्रोजन 2 है तो 2 NH3 लगा दो, ठीक है। चलो नॉन मेटल बैलेंस हो गया, बिल्कुल हो गया। अब नॉन मेटल जब बैलेंस हो गया तो अब देखो कि प्रीवियस स्टेप पे वापस जाओ, जो आपने पहले बैलेंस किया वो बैलेंस है नहीं है। आपने नॉन मेटल यानी नाइट्रोजन को बैलेंस किया, इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, बिल्कुल ठीक बात है। इधर इससे पहले में आपने मैग्नीशियम को बैलेंस किया, 3 मैग्नीशियम है, इधर भी 3 मैग्नीशियम है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब यहाँ तक का हमारा प्रोसेस बिल्कुल बढ़िया हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो इधर कितने, इधर O2 है, देखो O, ये क्या बताया था मैंने, कहा था कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है,
तो 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, लेकिन 2 ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, टोटल 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 2 जा 6। ठीक है, इसे MgOH होल ट्वाइस को आप ऐसे लिख सकते हैं, कन्वेंशनली लिखना मत कभी एग्जाम में, कभी ऐसे लिख दो MgO2H2 ऐसे लिख दो, तो 3 ले लो ये। ठीक है, अब 2 हैं तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर तो एक ही है, तो इधर क्या लगा देंगे, अगले स्टेप में आप ऑक्सीजन के इसके वाटर के आगे 3 2 जा 6 लगा देंगे। ठीक है, H2O gives us 3 MgOH होल ट्वाइस प्लस 2 NH3। आई बात समझ में। अब आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर दी। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद में आपको फिर देखना है कि नॉन मेटल और मेटल वापस से बैलेंस है नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, वे देखेंगे हम। भैया देखो, इससे पहले हमने नॉन मेटल करा था, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, मतलब ये तो बैलेंस है। उससे पहले मेटल यानी मैग्नीशियम को बैलेंस करता है, यहाँ पर भी 3 मैग्नीशियम, यहाँ पर भी 3 मैग्नीशियम, मतलब ये भी बैलेंस है आपका। ठीक है, तो यानी यहाँ तक के बात ठीक चलिए। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गई, यहाँ पर 3 2 6 6 ऑक्सीजन हो गई। अब लास्ट बचता है यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 6 दूनी 12 हो गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 3 6 तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पर, टोटल कितने हो गए, टोटल 12 हाइड्रोजन हो गए। मतलब ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, टोटल आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, देखो ये ट्रिक बड़ी काम की है। आई बात समझ में। थोड़ा सा इसमें आपको क्या नाम ले रहे हैं, स्टेप लंबा सा हो सकता है, टाइम उससे तो कम ही लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेंगी ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करी है। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आप ही के एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बाहर से कुछ नहीं ला रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो डोंट वरी अबाउट इट, घबराने की कोई बात नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बड़ा आसान सा करके मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए, 4-5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, हम उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, और मैं आपको इसी मेथड से करके बताऊंगा, और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इस मेथड से तो करके जो मैंने अभी आपको बताया मेटल नॉन मेटल वाला, इससे तो मैं करके बताऊंगा, और आपको घर पे देखना है हिडन ट्रायल मेथड से करके, और करने के बाद में अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं वे हिडन ट्रायल मेथड से। एग्जाम के अंदर अगर आपको पूछा गया कि कैसे बैलेंस करनी है, तो प्यारे बच्चों आपको हिडन ट्रायल मेथड का ही यूज करना है, इस ट्रिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि जब आपका हाइड्रोजन, एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है, या एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं उसका सेकंड क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ये इसी तरह लिख के दे रखा है, बिल्कुल लैंग्वेज की फॉर्म में। आपको इसकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है। चलो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिखो, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, प्लस गिव्स अस HCl। आई बात समझ में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें देखो सबसे पहले, चलो मैं आपको हिडन ट्रायल मेथड से भी करके बता दो। हिडन ट्रायल मेथड से इधर एलिमेंट क्या आ गया, हाइड्रोजन, इधर क्या आ गया, क्लोरीन। इधर रिएक्टेंट साइड हो गया, इधर प्रोडक्ट साइड हो गया। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने, 2, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितना, 1, रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन कितने, 2, प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन कितना, 1। तो अब देखो मैक्सिमम किसके है, मैक्सिमम तो क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये आपके यानी 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल एक ही है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देख लो रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये तो वो तरीका हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे मेटल है क्या, यहाँ पर नहीं है। नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन है। ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। हाइड्रोजन क्या है, वो है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नॉन मेटल क्लोरीन को बैलेंस कर दें। क्लोरीन इधर 2 है, इधर 2 है, तो 2 क्लोरीन इधर एक है, सॉरी इधर क्लोरीन, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 क्लोरीन हो गए, बैलेंस हो गया। उसके बाद में बचा एक हाइड्रोजन, आप इधर हाइड्रोजन अब 2 हो गए, अब हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गए, ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। क्लियर है बात। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बात चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि जब आपका बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट से, क्वेश्चन लिखा है एनसीईआरटी के अंदर कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट एंड गिव्स अस बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये बनेगी कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। ये है होल थ्राइस, SO4 का होल, होल मतलब पूरे SO4 के 3 मॉलिक्यूल है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा क्या बन गया आपके BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया, प्लस AlCl3 बन गया। आई बात समझ में। चलिए, इसको मैं आपको कराता हूँ इसी मेथड से, मेटल नॉन मेटल वाले से। अच्छा बताओ, यहाँ पर मेटल नॉन मेटल ये छोड़ दो ऐसे ही। मेटल क्या है, यहाँ पर मेटल है आपका बेरियम और एल्यूमिनियम। बेरियम ग्रुप नंबर सेकंड का है, मैग्नीशियम वाले ग्रुप का। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आप जो देखेंगे वो मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम वाले ग्रुप का देखेंगे। आई बात समझ में।
ठीक है, 6th पीरियड का एलिमेंट है आपका। तो ये आप बेरियम जो है क्या नाम ले रहे हैं, मैग्नीशियम वाले ग्रुप का है। मैग्नीशियम और बेरियम यहाँ पर एक जैसी चीज प्रॉपर्टी रखते हैं इस टाइम पे। ठीक है, बेरियम हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। नॉन मेटल है यहाँ पर कुछ, हाँ भाई है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो नॉन मेटल क्या हो गया यहाँ पर, क्लोरीन हो गया और सल्फर हो गया। ऑक्सीजन भी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब अब आपको इस रिएक्शन में 3 चीजें बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले मेटल को पकड़ लो, मेटल को बैलेंस कर लो भैया। लो मेटल, इधर कितना बेरियम, इधर कितना एक है, इधर कितना एक ही है बेरियम। तो बेरियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, उसे करने की जरूरत नहीं है। सेकंड में देखो, सेकंड मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम। इधर एल्यूमिनियम कितने, 2, इधर एल्यूमिनियम कितना, 1। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स अस BaSO4। यहाँ तक के तो एज इट इज। और एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2AlCl3 लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने लगाया तो देखो क्या बेरियम में कोई डिस्टर्बेंस आएगा, क्योंकि जो चीज पहले से बैलेंस है उसे देखो कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। बेरियम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मेटल है, मेटल आपका क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल में ले लो सबसे पहले क्लोरीन ले लो। अच्छा, क्लोरीन इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने क्लोरीन है। इस रिएक्शन को मत देखना, अभी सारी रिएक्शन को देखनी है आपको, जो अब आपने लेटेस्ट बना चुकी है अगले स्टेप में। इधर क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, इधर क्लोरीन कितने, 3 2 6 है। टोटल क्लोरीन कितने, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने, 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 को 2 में ऐसी क्या मल्टीप्लाई करूं, ऐसा क्या नंबर ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं जिससे नंबर 6 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है 3 आंसर है। तो अगली केमिकल रिएक्शन में जब आप क्लोरीन को बैलेंस करने वाले हैं, इधर क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन 6 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगला स्टेप रिएक्शन का होगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स अस BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब आप ये चेक करेंगे कि देखो क्या एल्यूमिनियम के क्या क्लोरीन बैलेंस है, क्योंकि क्लोरीन बैलेंस करे तो अभी क्लोरीन को देखना है। क्लोरीन हो गए 3 2 6 इधर हो गए, अब इधर देखो 3 2 6 इधर क्लोरीन हो गए। ठीक है, अब आपने क्लोरीन बैलेंस कर लिया। क्लोरीन को बैलेंस करने के बाद में फिर पिछले स्टेप में जाओ, अब जाके देखो कि बेरियम और एल्यूमिनियम में किसी चीज में कोई फर्क आया क्या निकल के, बिल्कुल देखते हैं। अब जब जैसे ही आप पीछे गए एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम तो इधर तो 2 है, इधर 2 है, यानी एल्यूमिनियम में तो कोई डिस्टर्बेंस आया नहीं किसी भी तरह का। अब डिस्टर्बेंस जब एल्यूमिनियम में किसी तरह का नहीं आया, तो अब क्या बचा, अब अगला बचा आपका बेरियम। अब बेरियम को चेक कर लेते हैं एक बार। बेरियम इधर कितने हो गए, 3 हो गए। बेरियम इधर कितना हो गए, 3 हो गए, और इधर कितना रहा, बेरियम 1 ही रहा। आई बात समझ में। बेरियम इधर कितना हो गए, 3 हो गए, इधर कितना रहा, 1 ही रहा। तो अगले स्टेप में यानी आपको बेरियम को पहले बैलेंस करना है। ठीक है, क्योंकि पिछला स्टेप जब डिस्टर्ब हो चुका है तो पहले उसे ठीक करो। तो बेरियम को बैलेंस करने के बाद में आपकी रिएक्शन क्या बचेगी, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स अस, बेरियम इधर कितने, 3 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। बस समझ में। इस मेथड से आप क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करके आ सकते, इस बात की मैं गारंटी देता हूं बच्चों। ठीक है, बेरियम बैलेंस हो गया। अब फिर चेक करो, बैलेंस करने के बाद में फिर चेक करो कि क्या बेरियम पूरी तरह बैलेंस है। 3 बेरियम है इधर, बिल्कुल 3 बेरियम है। क्या एल्यूमिनियम अभी भी पूरी तरह बैलेंस है, 2 एल्यूमिनियम है इधर, 2 एल्यूमिनियम है। चलो यानी मेटल की कहानी खत्म। क्लोरीन में क्या, नॉन मेटल में क्या क्लोरीन पूरी तरह बैलेंस है, इधर 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए, उधर भी 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए, यानी क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। उसके बाद में अब सल्फर की बारी आती है। अच्छा, इधर सल्फर कितने हैं, इधर सल्फर है 3 है, इधर कितने सल्फर है, 3 है, और इधर कितने सल्फर है, S3, यानी इधर भी 3 सल्फर है। यानी आपका मेटल भी बैलेंस हो गया और नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट चीज बचती है आपकी ऑक्सीजन पे। अच्छा, इधर ऑक्सीजन 4 और 3, ये 4 तिया, टोटल कितनी ऑक्सीजन हो गई, 12 ऑक्सीजन हो गई, और इधर भी 4 तिया क्या हो गई, 12 ऑक्सीजन हो गई। इसके अलावा इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन है आपकी, ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो गई, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन अब आकर बनती है। स्टेप वही रखना कि पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। क्लियर है बात यहाँ तक क्या आपको। ठीक है, चलिए अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो हम उसकी तरफ को चलते हैं। कि जब सोडियम, देखो एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी कोई मेटल पानी के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बेस की फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। बेस वो जो OH नेगेटिव आयन दे। जब भी कोई मेटल ठीक है पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है। इसको पल्ले गांठ बांध लो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आपको बार बार रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करके हमेशा सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन बनाएगा, वैसे ही जब भी मेटल किसी पानी के साथ में, कोई भी मेटल पानी के साथ में रिएक्ट करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी यही है कि वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा यही है कि जब Na+H2O जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है,
NaOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ठीक है, चलिए अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। इस रिएक्शन में मेटल देखो क्या है, इस रिएक्शन में मेटल सोडियम है। नॉन मेटल है क्या कोई अदर देन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के अलावा? नहीं है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन वो भी है। चलिए मेटल इधर सोडियम एक है, इधर एक है, मतलब सोडियम मेटल ऑलरेडी बैलेंस है। इधर आपका ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन एक है, तो इधर ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस है। इधर हाइड्रोजन दो हो गया, लेकिन दो और एक इधर तीन हो गया। इधर कितने हो गए? तीन हो गए। इधर कितने हो गए? दो हो गए। तो यानी इधर ज्यादा है, इधर कम है। तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मिनिमम फैक्टर 1 से तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, मिनिमम मल्टीप्लिकेशन आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आपने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4 तो यहाँ हो गया, लेकिन 2 और 1 3 यहाँ हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश के लिए आप हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर पाए, लेकिन नंबर तो आपने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब वो नंबर इंट्रोड्यूस कराने के बाद में आप पिछले स्टेप पे जरूर जाओ एक बार, देखो वहां से कुछ क्लू निकलता है क्या। जैसे ही देखो ये रिएक्शन में, अगली रिएक्शन में ऐसे लिखूंगा Na+2H2O गिव्स अस NaOH प्लस H2 गैस। हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? लिबरेट हो गई। ठीक है, अब पिछले स्टेप में जाकर देखूंगा कि पिछले स्टेप में क्या किया था मैंने, हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया था। इधर ऑक्सीजन कितनी? 2 है, इधर ऑक्सीजन कितनी? 1 है। तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। ठीक है, चलो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, Na+2H2O तो एज इट इज रह गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर कितना होगा? 2 NaOH आ गया प्लस H2 गैस लिबरेट हो गई। अब फिर चेक करो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। इससे पहले क्या किया था आपने? सोडियम को बैलेंस किया था, 1 सोडियम इधर, 1 सोडियम इधर। तो अब सोडियम को भी बैलेंस करो। ठीक है, तो क्या बना? 2Na, यानी 2 सोडियम इधर है, इधर 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2H2O गिव्स अस 2NaOH और प्लस H2 गैस लिबरेट करेंगे। ठीक है, अब देखो सारे के सारे सोडियम, देखो मेटल सोडियम, 2 सोडियम इधर है, 2 सोडियम इधर है, बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस। 2 हाइड्रोजन तो इधर हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 यानी 4 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गई आपकी? एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपकी हो गई। क्लियर है बात? ठीक है, आई बात समझ में? आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आए होंगे। ये तो 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। मैंने आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ ग्रुप के अंदर डाउनलोड कर रखी है, और सॉरी भेज रखी है ग्रुप के अंदर एनसीईआरटी जो पीडीएफ फॉर्मेट में है। तो बेटर है आप लोगों ने अभी बुक परचेज नहीं की होगी, क्योंकि उससे पहले ही हमारा लॉकडाउन हो चुका था। और आपने जो बुक परचेज नहीं की, इट्स ओके, कोई बात नहीं। पीडीएफ में ऑलरेडी ग्रुप के अंदर सेंड कर चुका हूँ, भेज चुका हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कॉन्टैक्ट करने के तरीके बहुत सारे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे फेसबुक के पेज का मैसेज भी है, इंस्टा के पेज का मैसेज भी है, और आपके यूट्यूब का लिंक तो है ही है। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं अगर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको अगर किसी चीज़ की स्टडी मटेरियल की बुक्स वगैरह की कोई ज़रूरत हो, आप मुझे बताएं, मैं आपको उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, और आपको 3 क्वेश्चन मैंने करा चुके हैं। इंटेक्स क्वेश्चन के अंदर पहले 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यही है कि मैग्नीशियम रिबन, भाई मैग्नीशियम को रिबन को जलाना भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के दौरान मैग्नीशियम को आपको साफ क्यों करना पड़ता है, क्लियर क्यों करना पड़ता है? उसका कारण ये है कि मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल के अंदर जो मॉइस्चर है उसके साथ में रिएक्ट करके उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक काली काली परत हो जाती है। अरे मेटल डाल दो, सोना काला पड़ जाता है, एल्यूमिनियम का तार हो काला पड़ जाता है, तो वो मैग्नीशियम है, वो भी एक तरह का वायर ही है, रिबन होगा आपके लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होगा उसके अंदर, जैसे उसको काला हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है, तो जब हम उसे साफ कर देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत वहां से हट जाती है, जिससे मैग्नीशियम के रिबन को जलाने में हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। आई बात समझ में? पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा कि आपको लैंग्वेज की, उसमें आपको केमिकल इक्वेशन लैंग्वेज में दे रखी है, आपको उसको इक्वेशन लिख कर उसको आपको बैलेंस करना है। थर्ड आपके उसके बाद में 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं जो पूरे के पूरे लैंग्वेज में है, वे आपके लिए होमवर्क हैं, वे आप करेंगे। और उसके बाद में कल के लेक्चर में, कल तो बायो का लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में आपको मैं वे दोनों क्वेश्चन जो हैं, परसों के लेक्चर में मतलब आपको दोनों जो है वे को जो क्वेश्चन जो बचते हैं वे दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद में, ठीक है, आपको आगे की तरफ लेकर चलेंगे। उसके बाद में, इसके बाद में हमारे एक्चुअल में अब शुरू होती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बच्चों में पूरे से बारीक बहुत इन्फॉर्मेशन फाइन से फाइन करके आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन भरने लग रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट शुरू नहीं किया एनसीईआरटी, डायरेक्ट आपको लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, क्योंकि लैंग्वेज लिखने से बेटर है यहाँ दिमाग में आपके लिखा होना चाहिए। कॉपी में लिखने से बेटर क्या है, आपके यहाँ पर दिमाग के अंदर छपा होना चाहिए, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा दिनों तक काम रहेगा, आपके ज़्यादा दिन तक काम आएगा। कॉपी के अंदर लिखा होगा, और आप उम्मीद है आपको केमिस्ट्री पसंद भी आ रही होगी, आपको मेरी पढ़ाई हुई बातें समझ में आ रही होगी। जितना पॉसिबल हो सकता है मुझसे भी पॉसिबल करके आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन। ठीक है, तो
आई होप आप लोगों को बैलेंस केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत जो है वो अब आपको इस तरह से कर लेंगे आप आगे के लिए, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तब आप ये वाला मेथड मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेथड तो जनरली कंपटीशन के जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने के लिए, वन वर्ड के जो क्वेश्चन है वहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर 2 या 3 या 4 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर आपको पूरा का पूरा हिडन ट्रायल मेथड आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। एक सेक्शन हमारा जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है, वो मैं पूरा कर चुका हूँ। और इसी के साथ हम अपना जो लेक्चर है यहाँ पर आज फिनिश करते हैं, ठीक है। उम्मीद आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।